सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम 10 साइंस 2 का 8th लेसन सेल बायोलॉजी एंड माइक्रो टेक्नोलॉजी का अगला पार्ट सीखते हैं, जो कि स्टार्ट होता है हमारा इंसेक्टिसाइड्स के साथ। पिछले पार्ट में हमने फर्टिलाइजर तक का सॉल्व किया था, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन वगैरह। आज हम सीखेंगे इंसेक्टिसाइड से। तो अगर ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। Insecticides. Though the natural immunity of plant can prevent the infection, use of insecticides is not under control. यानी कि प्लांट्स में एक नेचुरल इम्यूनिटी है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, उनसे बचाव करने के लिए, मगर इंसेक्टिसाइड का यूज करने के लिए फार्मर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। यानी कि वो जितना चाहे उतना यूज कर रहे हैं अभी तो। Irrespective of natural friends of farmer like frogs and insectivorous birds, pesticides are used on large scale for increasing yield. यानी कि कुछ नेचुरल फ्रेंड्स है प्लांट्स के एंड फार्मर्स के, जैसे कि फ्रॉग जो इंसेक्ट्स है उनको खाता है, एंड इंसेक्टिवरस बर्ड्स ऐसे बर्ड्स जो इंसेक्ट्स के ऊपर जीते हैं, जिनका खाना इंसेक्ट होता है। मगर हाई यील्ड यानी कि ज्यादा उत्पादन आने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं कि ज्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे तो ज्यादा उत्पादन आएगा, इसे उनको लगता है। पेस्टिसाइड आर इन फैक्ट अ टाइप ऑफ पॉइजन। पेस्टिसाइड एक प्रकार का पॉइजन ही है। द पॉइजन एंटर द वेब फूड वेब थ्रू वाटर एंड फूड एंड इट्स बायोमैग्निफिकेशन अकर्स। यानी कि अब एक पॉइजन वाटर थ्रू इंसेक्ट्स में चला जाएगा, वाटर थ्रू प्लांट्स में चला जाएगा। अगर इन प्लांट्स का हम कंज्यूम करें तो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और ये पूरे फूड वेब में चला जाता है। जैसे कि देख लो, फूड इंसेक्ट वाटर में जाएगा, प्लांट में जाएगा, प्लांट के बाद इंसेक्ट्स में गया, इंसेक्ट मरेगा। अगर किसी बर्ड ने इसको खा लिया तो उसके बर्ड के शरीर के अंदर ही पॉइजन जाता है। उसके बाद उस बर्ड को खाने वाला सेकेंडरी एनिमल होगा, कुछ फ्रॉग को खाने वाला स्नेक ले लो, तो फ्रॉग ने खाया, देन स्नेक के अंदर बॉडी के अंदर चला जाएगा ये पॉइजन, उसके बाद ईगल के बॉडी में चला जाएगा। ऐसे फूड वेब में ये आगे आगे पॉइजन बढ़ता जाता है। वेरियस पेस्टिसाइड्स और वो रह गया बायोमैग्निफिकेशन होता है, यानी कि इसकी मात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो पॉइजन की मात्रा बढ़ती जाती है। वेरियस पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी, मैलाथियन, क्लोरोपाइरिफोस एक्सेट्रा हैव बीन प्रूव्ड टू बी डेंजरस। और अभी डीडीटी, मैलाथियन, क्लोरोपाइरिफोस इन्हें डेंजरस बताया गया है कि ऐसे इंसेक्टिसाइड है जिन्हें हमें यूज नहीं करना। डीडीटी पाउडर पे पूरी तरह से निर्बंध आ चुके हैं, जिसके कारण बहुत सारे वल्चर्स की डेथ हो चुकी है। फूड वेब से वो वल्चर्स तक गया पॉइजन और बहुत मात्रा में वल्चर्स की डेथ हो चुकी थी, इसलिए डीडीटी के ऊपर पूरी तरीके से निर्बंध आ चुके हैं। अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, जिसमें केमिकल सब्सटेंस कोई भी यूज नहीं करते। Nowadays organic farming and organic products have become buzzwords। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें बहुत बार ऐसे सुनाई देता है कि ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग से बने हुए, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, यानी कि जिनके ऊपर कोई भी केमिकल यूज किया गया नहीं है, जो सारा नेचुरल मैन्योर दैट इज ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज करके जिन्हें उगाया गया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर बीइंग अवेलेबल एंड डिमांड फॉर देम इज एवर इंक्रीजिंग। और अभी इनके लिए
लोग ज्यादा पैसे खर्चने के लिए तैयार है, मगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के ही वेजिटेबल्स चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, ऐसे बोलते हैं। Chemical fertilizer and pesticides have been used on a large scale. These poisonous chemicals reach the human body through the food and water, and their adverse harmful effect on human and environment become apparent. अब केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग होता है। इन केमिकल्स में जो पॉइजनस केमिकल होते हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड में, वो फूड वेब की तरफ से, फूड और वाटर के मदद से ह्यूमन के बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिसके एडवर्स इफेक्ट ह्यूमन बॉडी पर दिखाई देते हैं, जिसमें इरिटेशन, ऐसे बहुत सारे डिसीजेस है। वेरियस प्रॉब्लम लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड पेस्ट इन्फेस्टेशन हैव बिकम सीरियस। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, पेस्ट इन्फेस्ट होना, यानी कि अचानक से किसी रीजन में किसी स्पेसिफिक इंसेक्ट्स की बहुत ज्यादा मात्रा में पॉपुलेशन बढ़ जाना, जिसे हम तोड़ धाड़ बोलते हैं। बीच में अभी 2 महीने पहले 2020 में मार्च अप्रैल के महीने में पंजाब के यहाँ पर ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में इंसेक्ट आए हुए थे। आप नेट पर उसकी वीडियोस देख सकते हैं। It includes complete ban on chemical fertilizer and pesticide and use of local sturdy varieties and thereby maintaining natural balance. और इसके वजह से अब केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के ऊपर कंप्लीट बैन करने की मांग रखी गई है। और जो हमारी लोकल स्टर्डी, जो पहले के वक्त हम यूज करते थे, ऐसी वैरायटीज यूज करो जिसके कारण नेचुरल बैलेंस, यानी कि उस रीजन का बैलेंस बना रहेगा। ऐसे इंसेक्ट्स का हमला नहीं होगा, उनकी मात्रा नहीं बढ़ेगी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रहेगी। डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसीजन, यानी कि बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। देख लो यहाँ पर ऑयल केक्स है, देन वर्मी कल्चर, कंपोस्ट खत वगैरह वर्म्स से। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट एपीकल्चर। एपीकल्चर यानी कि बीज से रिलेटेड होता है, जिसमें हनी प्रोडक्शन होता है। एपीकल्चर में यू मस्ट हैव सीन बी हाइव, यानी कि हनी बीज का घर आपने देखा होगा, जिसे हम मराठी में मधमाशीचं पोळं नहीं तो आगीमोहोळ ऐसे बोलते हैं। वर्स्ट मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग द हनी फ्रॉम द हाइव्स is driving away the bees by smoking the hive and with burning torch and then cutting the hive into pieces. सबसे जो गलत वर्स्ट मेथड है वो है हार्वेस्ट करने की हनी। क्या करते हैं हम, पहले तो जो बी हाइव है कहीं पर दिखाई देगा तो उसके नीचे आग जलाते हैं, जिसके धुएं से सारी मधुमक्खियां भाग जाती है, कुछ मर जाती है, और उसके बाद उस मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको हम निकाल के पीस में काट देते हैं और उससे हनी कलेक्ट करते हैं। तो ये क्या है, सही मेथड नहीं है। दिस मेथड कॉज द डिस्ट्रक्टिव ऑफ हाइव एंड लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज। इसके कारण बी हाइव्स का डिस्ट्रक्शन होता है और कुछ मर भी जाती है। However, it is easy to collect the honey without destroying the hive and bees if artificial bee boxes are used. मगर अब हमारे पास एक बहुत ही इजी मेथड है, जिसमें बी हाइव्स के बचने के लिए हमारे पास क्लोथिंग भी होती है और ऐसे बी हाइव्स के बॉक्सेस होते हैं, जिसके अंदर एक देख दो 1 2 3 4 5 ये हाथ में 6 7 8 9 10 से 12 बॉक्सेस होते हैं। और ये हो गया हमारा मधुमक्खी का छत्ता। इस बॉक्स के अंदर ऐसे वो छाता बनाते हैं। अब इस बॉक्सेस को निकाल के हम इसका हनी निकाल लेते हैं विदाउट कॉजिंग एनी डैमेज टू द हनी बीज। वापिस उस छत्ते को अंदर रखेंगे, वापिस वो मधुमक्खियां उसमें अपना छाता यानी कि हनी बी हाइव बना देती है। ये इजी मेथड है हमारे लिए भी और हनी बीज के लिए भी।
आगे है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, यानी कि जो औषधीय वनस्पतियां हैं उनकी खेती करना। कुछ लोग अपने खेती में सारे के सारे औषधि वनस्पतियों का ही झाड़ लगाते हैं। सभी प्लांट्स औषधि वनस्पतियों के होते हैं और उनसे चूर्ण, उनके लीव से रस निकाल के वो बेचते हैं। तो देख लो, इंडिया हैज बीन गिफ्टेड विथ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी। हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में बायोडाइवर्सिटी है। इंडियन सिटीजन्स हैव एस्टैब्लिश्ड द हम्बल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद द नेचर। और हमारा एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण के साथ रिलेशन है पहले से ही। We have a great tradition of Ayurveda that cures the disease with the help of natural sources. और हमारे पास आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा यानी कि नेचर में जो प्लांट्स है, सोर्सेस है, उनकी मदद लेके कोई भी डिसीज को क्योर करना, उस पर इलाज करना। तो आज भी देख लो, जो होम्योपैथिक दवाई है, तो इससे लोग इसका यूज अब नहीं कर रहे हैं। उस फील्ड से अब आयुर्वेदिक के तरफ बहुत सारे लोग मुड़ रहे हैं, आयुर्वेदिक का महत्व जान चुके हैं। ये देख लो, आधा तोड़ा वैसिसा, दैट इज अडुल्सा। अडुल्सा का जो प्लांट होता है। देन मेलिया एजाडी कार्टा रक्टा, ये सारे साइंटिफिक नेम है। और अडुल्सा और नीम, ये हमारे जो डेली हम यूज करते हैं वो। नीम यानी कि कड़ू नीम। तो इन प्लांट्स के क्या है, तो मेडिसिनल प्लांट है। इनमें औषधि और वनस्पतियां हैं जिनसे हम किसी रोग के ऊपर क्योर कर सके, डिसीज क्योर कर सके। ड्यूरिंग अर्लियर डेज मेडिसिनल प्लांट्स वेर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। पहले तो हम फॉरेस्ट से इनके लीव्स वगैरह कलेक्ट करते थे। However, due to the depletion in forest area, medicinal plants are becoming rare. मगर जैसे जैसे फॉरेस्ट एरिया कम होता चला गया, वैसे ही मेडिसिनल प्लांट्स भी रेयर होते चले गए। Hence, medicinal plants are being cultivated. अब लोग इनकी खेती कर रहे हैं। यानी कि किसी के खेत में, आपकी खेती किसकी है, तो बोलता है मेरे खेत में अडुल्सा लगाया है, नीम लगाया है, मेरे खेत में तुलसी के रोप है। ऐसे वो क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग, बहुत अलग अलग वनस्पतियां, मेडिसिनल वनस्पतियां लेते हैं। अब यहाँ पर आपको लोकल नेम ऑफ प्लांट दैट इज अडुल्सा, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट यानी कि किसके मदद से क्या होता है, उसमें क्या ऐसा एजेंट है जो कि डिसीज को क्योर करता है, और उसका यूज कौन से डिसीज में होता है। अडुल्सा का यूज हम कफ पे करते हैं। तो ऐसा आपको एक चार्ट बनाना है 10 प्लांट्स का। देन हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक दैट इज फ्रूट प्रोसेसिंग। तो आप देख लो, मैपल के जूस, टॉफीज, फ्रूटी, देन स्लाइस, ऐसे अलग अलग प्रोडक्ट्स का यूज किया होगा आपने। जैम है। तो ये सारा क्या है, फ्रूट प्रोसेसिंग का ही हिस्सा है। तो फ्रूट प्रोसेसिंग में क्या होता है, वी आर डेली यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्रूट्स। फ्रूट से बनाए हुए अलग अलग चीजें हम यूज करते हैं। जैसे कि मान लो आप जूस बना रहे हो, तो ट्रॉपिकाना जूस जो होता है, रेडीमेड जूस, तो क्या है, उसमें प्रिजर्वेटिव होता है, यानी कि उसको 6 महीने 12 महीने के एक्सपायरी डेट है। देन स्लाइस ले रहे हो, फ्रूटी पी रहे हो, देन ऑरेंज की टॉफीज खा रहे हो, मैंगो बाइट खा रहे हो, ये क्या है, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट का ही हिस्सा है। ऑल द कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट्स लाइक चॉकलेट, जूसेस, जैम्स एंड जेलीज, जितना सारा आप चॉकलेट, जूस, जैम, जेलीज खा रहे हो, ये सारा किससे बना है, उन फ्रूट्स के ऊपर प्रोसेसिंग से बने हुए ये प्रोडक्ट्स है। ऑल दीज प्रोडक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेसिंग ऑन फ्रूट्स। इन फ्रूट्स के ऊपर प्रोसेस किया जाता है जिससे ये ज्यादा समय तक रह सके। फ्रूट्स आर पेरिशेबल एग्रो प्रोडक्ट्स, यानी कि जो जल्दी ही, उनकी लाइफ बहुत कम होती है, वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं।
तो अगर आप कभी केले, आम ऐसे कुछ फ्रूट से घर में लाते रहेंगे तो क्या होता है, 4-5 एक हफ्ता, इतने दिनों में क्या होता है, वो खराब हो जाते हैं, उन्हें फेंक देना पड़ता है अगर नहीं खाए तो। अब उन पर अगर हम प्रोसेस कर दे तो इट नीड्स द प्रोसेसिंग इन अ सच ए वे दैट इट कैन बी यूज थ्रू आउट द ईयर। इन पर कुछ ऐसी प्रोसेस करनी पड़ती है कि जिसके कारण वो प्रोडक्ट्स हम साल भर तक यूज कर सकते हैं। देख लो, अब आम का सीजन होता है समर, मगर आपको फ्रूटी, स्लाइस, ये आम के जो प्रोडक्ट्स है वो पूरे साल तक मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब सीजन होता है तो बड़ी मात्रा में इन्हें बनाया जाता है और उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स यूज करके वो साल भर तक हम उन्हें यूज कर सकते हैं। फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्लूड्स वेरियस मेथड रेंजिंग फ्रॉम स्टोरेज इन कोल्ड स्टोरेज टू ड्राई, यानी कि उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना उन फ्रूट्स को, उसके बाद ड्राई करना भी कुछ फ्रूट्स को जरूरी होता है। जैसे कि ग्रेप्स को अगर हमने ड्राई कर दिया तो उससे रेजिन्स बनता है और ये रेजिन्स हम साल भर तक यूज कर सकते हैं। रेजिन्स को मराठी में मनुके, हिंदी में मनुक्का ऐसे बोलते हैं। देन उनको सॉल्टिंग, यानी कि उसे सॉल्ट लगा के रखना, एयर टाइट पैकिंग, एयर टाइट बॉक्स में पैक करके रखना, प्रिपेयरिंग मुरब्बा, आपने मुरब्बा यानी कि आम का मुरब्बा, केरी का मुरब्बा सुना होगा, एंड इवेपोरेटिंग, ये सारे प्रोसेस का फ्रूट प्रोसेसिंग में यूज किया जाता है। तो आशा करता हूं यहां तक का आपका पार्ट समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा ये चैप्टर और वीडियो खत्म होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।